Dear students, I welcome you to the biology class of BioWin Academy. Today we are going to discuss the first chapter of Maharashtra State Board, that is Living World. आज हम पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं. We are going to see the first chapter, that is what? Living World. And I am directly teaching you from the book what has been given in the book. So, Living World. In this chapter, they have given can you recall. So, what is difference between living and non-living things? मतलब यहाँ क्या लिखा है कि what is difference between living and non-living things? दूसरा क्वेश्चन है enlist the characters of living organism. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं उसकी लिस्ट बनाओ. तीसरा है whether all organisms are similar, justify your answer. मतलब कि क्या सारे ऑर्गेनिज्म सेम हैं, अगर है या नहीं है तो आपका आंसर जस्टिफाई कीजिए. तो ये सारे जो क्वेश्चंस है these you can solve on the basis of your previous knowledge and whatever I am going to teach you right now. Planet Earth is made up of abiotic and biotic components. जो planet Earth है, ठीक है, we already know that it's made up of abiotic and biotic components. Biotic components means living organisms. और जो भी लिविंग बींग्स है, जितने भी लिविंग बींग्स आपको अर्थ के ऊपर दिखाई देते हैं, दोज आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिजम्स. मे इट बी प्लांट, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, सभी क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स है. ऑल दोज आर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे आर लिविंग बींग्स. अबायोटिक कंपोनेंट्स मीन्स those organisms, those things which do not show the characteristics of living organisms are called as abiotic components. Water, air, earth, stone, anything, ठीक है, which do not show the characteristics of living organisms, they are abiotic components. But this is very correct or truth that planet Earth is made up of abiotic and biotic components. ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, ये दोनों कंपोनेंट से बनी है, abiotic and biotic. The biotic components are obviously the living beings present around us. हमारे आजू बाजू जितने भी लिविंग बींग्स है, those are called as biotic components. The question is, why do we call them living and how do they differ from non-living? मतलब यह क्वेश्चन एक रेस किया गया है कि हम उन्हें लिविंग क्यों कहते हैं एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग. तो उसके कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी यू नो दैट इट्स अ ग्रोथ. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन है. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मेटाबॉलिज्म है. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. एंड फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक है इरिटेबिलिटी, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये अलग अलग कैरेक्टर्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के. अगर किसी भी थिंग को, किसी भी वस्तु को अगर आप ये कैरेक्टर्स अप्लाई करते हैं और इन कैरेक्टर्स पे वह चीज अगर खरी उतरती है तो आप उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं. लेकिन इस पर भी डिस्कशन होना जरूरी है. तो 1.1 पॉइंट में है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइफ. लाइफ के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो पढ़ते हैं. द लिविंग बीइंग वंस प्रोड्यूस्ड बॉर्न हैज टू सर्वाइव. यानी जो लिविंग बीइंग जिसका प्रोडक्शन हो चुका है, जिसका बर्थ हो चुका है, उसे जिंदा तो रहना है. और जिंदा रहने के लिए फॉर सर्वाइवल इट नीड्स एनर्जी एंड मेनी केमिकल मॉलिक्यूल्स. एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और कई डिफरेंट केमिकल मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होगी फॉर
the growth and development purpose. And for energy, what that organism will do? For energy, that organism will perform metabolism. बोलिए मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है the sum total of all the biochemical reactions occurring inside the body or cell is called as metabolism. यानी जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं, फिर वो ब्रेकडाउन वाले रिएक्शंस रहो या फिर वो सिंथेसाइजिंग रिएक्शंस रहो, तो जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं या किसी सेल में होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज, उनकी अगर सम टोटल कर लिया जाए, it will be called as metabolism. Metabolism is breaking of molecules. Catabolism and making of new molecules. Anabolism. हमारे बॉडी में, हमारे हर एक सेल में आप देखोगे every moment the new molecules are produced and old molecules are broken down, or some molecules are broken down for the generation of energy. मतलब हमारे सेल में ब्रेकडाउन और सिंथेसिस, ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यूसली शुरू रहती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लूकोज हम लेते हैं तो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. उसका सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. सो ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर and energy is generated, and then that energy is immediately converted into metabolically usable form of energy which is called as ATP. उस एनर्जी का कन्वर्शन यानी ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के समय जो एनर्जी लिबरेट होती है, उस एनर्जी का कन्वर्शन मेटाबॉलिकली यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब मेटाबॉलिज्म में यूज होने वाली एनर्जी, दैट इज व्हाट एटीपी इसमें होता है. तो इस प्रोसेस में आप देखोगे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब उसका कैटाबॉलिज्म हो रहा है, और एटीपी मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से. एटीपी मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दोनों की रिएक्शन होके एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तैयार हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है. तो ग्लूकोज इज कैटाबोलाइज्ड एंड एटीपी इज सिंथेसाइज्ड. So catabolism means breakdown of molecules and anabolism means synthesis of new molecules, and collectively both the processes are called as metabolism. दोनों processes को मिलके क्या कहेंगे? Metabolism. So from birth onwards organism show the tendency of growth and development. जैसे ही किसी organism का जन्म होता है, उसके बाद में दैट ऑर्गेनिज्म शो टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति. तो वह जो ऑर्गेनिज्म है वो उस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ की और डेवलपमेंट की दोनों की प्रवृत्ति रहती है, वो शो करता है. वो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते जाता है, नॉट ओनली ग्रो बट ऑल्सो इट विल डेवलप, उसमें विकास भी होते जाता है. सिर्फ ग्रो हो रहा है, कैसे भी ग्रो हो रहा है ऐसा नहीं, लेकिन उसमें डेवलपमेंट भी होते जाता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. ग्रोथ इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. दिस ग्रोथ इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस. यानी ग्रोथ जब होती है, हम कोई भी छोटा बच्चा देखते हैं या छोटा सा प्लांट देखते हैं, तो उसमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही प्रॉपर ग्रोथ होती है. ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी कुछ भी कोई भी लीफ बहुत बड़ा हो गया है या स्टेम बहुत बड़ा हो चुका है, ऐसा एबनॉर्मल ग्रोथ हमें उसमें दिखाई नहीं देती है. नॉट इन द एनिमल, नॉट इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. द ग्रोथ इज executed or carried out in a planned, well orchestrated manner. तो वो एक well orchestrated, well planned और properly carried out process होती है. You might have observed sand molds, boulders grow. मतलब हम आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि जो रेती के टीले हैं, सैंड माउंट्स यानी
रेती जो है, रेती के टीले ग्रो हो रहे हैं। अगर एक जगह पे हम थोड़ी रेती लेते हैं और वो रेती डालते जाते हैं एक जगह पे थोड़ी 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 करते हुए, तो जो सैंड है उस सैंड की लेयर बाय लेयर चढ़ती जाती है और उसके वजह से उसका एक टीला बन जाता है, एक ढीक बन जाता है। सो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड सैंड माउंट्स। तो सैंड माउंट्स भी तो ग्रो हो रहा है, इसमें भी तो ग्रोथ दिखाई दे रही है। बोल्डर्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक बोल्डर्स को डालते जाओ, वो भी ग्रो होते जाते हैं। घर का अगर कचरा हम एक जगह पे अगर लगाते जाए, रोज लगाते जाए और उसे फेंके नहीं, तो वहां पर कचरे का ढीक भी जमा हो जाएगा, तो वो भी तो ग्रोथ शो कर रहा है। तो कैन वी कॉल इट इज इट्स शोइंग ग्रोथ, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो ग्रोथ शो कर रहा है, वेदर इट इज सैंड माउंड और बोल्डर्स ग्रो और व्हाट वी कैन से गार्बेज हीप? कैन वी कॉल देम एज लिविंग ऑर्गेनिज्म? नहीं, क्योंकि उसमें जो ग्रोथ हो रही है वो एक्सटर्नल ग्रोथ है, ऊपर से परते चढ़ते जाती है। लेकिन हम अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल है। दिस ग्रोथ इज नॉट फ्रॉम विद इन। इन केस ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स, द ग्रोथ इज नॉट फ्रॉम विद इन, अंदर से ग्रोथ नहीं होती। एंड हेंस दीज आर नॉट लिविंग बींग्स, इसलिए उन्हें लिविंग बींग्स नहीं कहा जाता है। लिविंग बींग्स में जो ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है। आपको कभी भी ऐसा नहीं दिखाई देगा कि उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर लेयर बाय लेयर चढ़ते जा रहे हैं। सो दैट इज वाई कोई अगर चीज ग्रो हो रही है, इसका मतलब वो लिविंग है, ऐसा हम नहीं कह सकते। सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक लेकर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट टेक any we cannot take this growth as a characteristic for defining the living organism, because growth is shown by non-living things also. Secondly, what they have said, growth and development are not the processes which have unlimited time span. मतलब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ये अनलिमिटेड चलते जाएगी ऐसा नहीं है। इसका रीजन है क्योंकि at certain point of time the molecules, organs, system begins to lose their effective working and become old. जैसे जैसे समय बीतते जाता है तो एक विशिष्ट समय ऐसा आएगा कि वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, सेल में जो मॉलिक्यूल्स है, या उस ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गन्स है, उनके जो सिस्टम्स है, वो सिस्टम्स उनकी जो इफेक्टिव वर्किंग कैपेबिलिटी है, जो इफेक्टिवली वो वर्क करते थे, वो धीरे धीरे लूज होते जाएंगी, एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी और धीरे धीरे आप देखोगे वह ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल या ऑर्गन सिस्टम यह ओल्ड होते जाएगा, इट विल बिकम ओल्ड। सो दिस इज एजिंग प्रोसेस ऑफ द बॉडी। यू विल फाइंड दिस aging process is also present in the living organism. ठीक है, this is also one of the characteristic. But we already know that living things also undergo aging process. So again, this particular characteristic we cannot apply for defining the living organism. ये बात सही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एजिंग प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, उसके बाद इरिटेबिलिटी, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स है। दिस इज वेरी करेक्ट। बट कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक लेके और हम ये नहीं कह सकते कि अगर ग्रोथ कोई शो कर रहा है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऐसा नहीं कह सकते। हमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की आवश्यकता पड़ती है। फिर लाइफ हैज टू कंटिन्यू, बराबर है, लाइफ हैज टू कंटिन्यू। एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होना जरूरी है इफ इट हैज टू कंटिन्यू। हेंस द ऑर्गेनिज्म ट्राइज टू प्रोड्यूस अ यंग वन लाइक इटसेल्फ। अगर लाइफ को कंटिन्यू करना है तो ऑर्गेनिज्म को उसी के जैसा न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना जरूरी है। इट इज पॉसिबल, वी सी इट
very clearly it is possible due to reproduction process. May it be the asexual reproduction or sexual reproduction. So what is reproduction? It is giving birth to a young one like itself. And reproduction, they are of two types, asexual reproduction or sexual reproduction. So they are of two types. In case of the asexual reproduction, the spores are responsible for production of new organism. In case of asexual reproduction, vegetative reproduction also comes, in which the part of the organism is used for the production of new organism. But in case of sexual reproduction, male and female gametes, they will fuse with each other and form a zygote, and this process is called as sexual reproduction. फिर टाइप कोई भी हो, मे इट बी असेक्सुअल और मे इट बी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, दोनों भी टाइप में जो न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है वो इसीलिए प्रोड्यूस होता है क्योंकि उस ऑर्गेनिज्म को उसी के जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना है और लाइफ को कंटिन्यू करना है. अब कोई अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहा तो क्या हम उसे नॉन लिविंग कंसीडर कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कहा कि इफ एनीथिंग इज शोइंग रिप्रोडक्शन देन वी विल कॉल इट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. बात सही है. बट अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहा तो बोले ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये रिप्रोडक्शन शो नहीं करता इसीलिए ये नॉन लिविंग है. दिखने में तो लिविंग है लेकिन ये तो रिप्रोडक्शन शो ही नहीं कर रहा है तो इसलिए नॉन लिविंग है. मतलब ऐसा एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई करके आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते. इसका एग्जाम्पल है म्यूल्स. म्यूल्स, इनको खच्चर भी कहते हैं, खेचर भी कहते हैं. ये जो म्यूल्स है, ठीक है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ये डोंकी एंड हॉर्स इनके क्रॉस के वजह से बनता है. तो ये जो अमरनाथ वगैरह की जो यात्राएं होती है वहां पर इन म्यूल्स को ऊपर पहाड़ी पर यात्रियों को पिलग्रिमेज को लेकर जाने के लिए जो भी रहते हैं भक्तगण उनको लेकर जाने के लिए उन्हें यूज किया जाता है. सो ये जो म्यूल्स है दे आर स्टराइल. स्टराइल मतलब दे आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वन, इसलिए उनको स्टराइल बोला है. दूसरा तो बोले म्यूल्स तो स्टराइल है, दे डू नॉट गिव बर्थ टू यंग वंस, उनके जैसे ऑर्गेनिज्म को बर्थ नहीं देते हैं इसलिए बोले नॉन लिविंग है. लेकिन हमें दिख रहा है ना वो लिविंग है करके और बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें प्रेजेंट है. वैसा ही स्टराइल वर्कर बीज, ठीक है, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो वर्कर बीज होते हैं, ठीक है, ड्रोन और क्वीन के अलावा जो वर्कर बीज है ये स्टराइल होते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस यंग वंस, ठीक है. तो क्या उन्हें हम नॉन लिविंग कहेंगे? नहीं. येट दे आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, merely they are not showing reproduction. This particular characteristic of living organism we cannot call them as a non-living because other characters are present. Can we call reproduction as inclusive characteristic of life? तो इसलिए कोई अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहा तो बोले वो नॉन लिविंग है, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं. इसलिए रिप्रोडक्शन को हम लाइफ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं बना सकते हैं या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बना सकता है. ये बात सही है. इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. उसके बाद एज द बॉडी लूजेस इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म द ऑर्गेनिज्म डाइज. मतलब इसका अर्थ होता है कि मेटाबॉलिज्म ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. क्योंकि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करना बंद कर दिया, इफ इट हैज लॉस्ट द कैपेसिटी टू परफॉर्म मेटाबॉलिज्म दैट ऑर्गेनिज्म विल डाई. क्योंकि मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा तो एनर्जी जनरेट नहीं होगी, न्यू मॉलिक्यूल्स बनेंगे नहीं, यूजलेस मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन नहीं होंगे, ठीक है. तो
अगर एनर्जी ही प्रोडक्शन नहीं होगी तो दैट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव। सो ऑलरेडी हमने देखा है व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर कोई भी चीज अगर मेटाबॉलिज्म शो कर रही है तो कैन वी कॉल इट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? बिल्कुल भी नहीं। इसका कारण मैं बताता हूं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे शो द मेटाबॉलिज्म, मीन्स दे शो द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये जो रिएक्शंस है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी में होती है, हमारे सेल्स में होती है, क्या ये रिएक्शन हम टेस्ट ट्यूब में कैरी आउट कर सकते हैं क्या? कैन वी एग्जीक्यूट ऑल दीज रिएक्शंस इन द टेस्ट ट्यूब? यस, ऑब्वियसली। ये अल्टीमेटली हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में हो रही, इसलिए इनको बायोकेमिकल रिएक्शंस बोला है। लेकिन अगर वही एंजाइम्स आप निकालते हो, मान लो आप स्टार्च लेते हो, वाटर में उसको सोल्यूबलाइज करोगे और उसमें आपके माउथ में जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है वो एंजाइम अगर डाल दिया तो टेस्ट ट्यूब के अंदर भी स्टार्च का डिग्रेडेशन होगा, उसका ब्रेकडाउन होगा इनटू माल्टोज। मतलब मेटाबॉलिज्म कहां पर शो कर रहा है? टेस्ट ट्यूब में। इसलिए सिर्फ कोई अगर प्रोसेस, कोई चीज अगर मेटाबॉलिज्म शो कर रही इसलिए वो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। बट ये बात सही है, मेटाबॉलिज्म इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे आर ऑल मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, इसके ऊपर और डिस्कस करते हैं हम लोग। सो एनी लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस इन द सराउंडिंग। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसे इरिटेबिलिटी कहा गया है या इसे ही कॉन्शियसनेस कहा गया है। लिविंग बीइंग्स responds to the thermal, chemical और biological changes in the surrounding। Obviously, अगर हम हमारे बॉडी की ही बात करते हैं, अगर बाहर में गर्मी हो रही है तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, ऑटोमेटिकली पसीना निकलना शुरू हो जाता है, और बाहर में बहुत ज्यादा ठंड है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसे कई सारे हैं। इवन if somebody touches us, immediately we come to know कि कुछ टच हो रहा है करके। सो टच किस टाइप का है? वह सुई चुभाने जैसा है या हाथ लगाने जैसा है, तो उसके ऊपर में अकॉर्डिंगली हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं। वैसे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं। वो थर्मल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, केमिकल चेंजेस को भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड करते हैं। मान लो अगर कोई टॉक्सिक स्मेल हमारे नोज से बॉडी में जा रही है तो इमीडिएटली वी विल ट्राई टू कवर द नोज और वी विल ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस। बायोलॉजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में होते जाते हैं। ठीक है, सराउंडिंग में बॉडी अगर बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे तो उसका भी इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर में होता है और अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है। तो वैसे सारे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी इन थर्मल, केमिकल, बायोलॉजिकल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करती है। सो दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक, दिस यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म is called as irritability. It is also called as consciousness. Therefore, consciousness is the defining property of living organism. Consciousness is the defining property of living organism. But उसके साथ साथ metabolism and cellular organism of the body, organization of the body is also the defining feature of the living form. So, living organisms which show growth, reproduction, उसके बाद में metabolism, cellular organization and consciousness, right? So these are the characteristics of organisms. Anything which are showing all these characteristics, anything which is showing all these characteristics is called as, ठीक है, living
organisms, उन्हें living organisms कहते हैं, right? So these are all the characteristics of living organisms. ये ध्यान रखना. Thus, living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मीन्स दे कैन प्रोड्यूस यंग वन लाइक देमसेल्व्स. सेल्फ इवॉल्विंग है, मतलब दे ग्रो एंड दे डेवलप. एंड सेल्फ रेगुलेटिंग है, खुद को नियंत्रित कर सकते हैं. इंटरएक्टिव सिस्टम है, बॉडी के, उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करके वर्क करते हैं. Even they also interact with the external environmental factors and they are capable of responding to external stimuli. जो external stimuli है, stimulus, इसका मतलब है activating factor. ये जो external activating factors है, may it be light, may it be air, ठीक है, लाइट है, एयर है, वाटर है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स, इनको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो एप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्ड करती है, उसमें वो कैपेबिलिटी होती है. सो दैट इज वाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम्स capable of responding to external stimuli. And biology is the story of life on the earth. It is an interesting life science. जो अर्थ के ऊपर लाइफ इवॉल्व हुई है उसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है बायोलॉजी, और हम काफी डिटेल में इसे पढ़ने वाले हैं. वी आर गोइंग टू लर्न इन मच डिटेल्स एंड we will try to understand each and every concept. We will try to also understand the meanings of the words and thoroughly we will grasp all the concepts. So let's be ready to understand the interesting subject biology or life science. Thank you very much.